सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मुसीबत की। दिल्ली के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ गर्मी का सितम है तो दूसरी तरफ जल संकट बढ़ रहा है और बढ़ते जल संकट को लेकर एक बार फिर से बीजेपी आज जगह जगह प्रदर्शन करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी हमलावर है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग जनता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दिल्ली का गला सूख रहा है। कई इलाकों में लोग बिन पानी के तड़प रहे हैं। दिन रात इसी आस में रहते हैं कि एक बाल्टी पानी नसीब हो जाए। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई तो दूर की कौड़ी है, टैंकर तक से पानी नसीब नहीं हो रहा। कहीं पर समय से टैंकर नहीं आ रहे तो कहीं गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। तो स्थानीय लोगों से बात करने में पता चला कि यहाँ पर टैंकर 15-15, 20-20 दिनों में आता है। पानी रोज नहीं आता यहाँ पर? पानी रोज नहीं आता। कैसे आप लोगों का काम चलता है? क्या करें, ऐसे ही चलाना पड़ रहा काम। जल संकट को हल करने के बजाय सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी आज फिर 52 जगहों पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता जल बोर्ड के ऑफिस पर हल्ला बोलेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि बीजेपी जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई? वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? उन तक पेपर कैसे पहुंचा? ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं बिहार से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और अब सरकार का कहना है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने नीट एग्जाम को लेकर बड़ा कबूलनामा किया। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। 5 मई को नीट परीक्षा में शामिल हुए पटना के अभ्यर्थी आयुष राज ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस को बताया, परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई की रात मुझे पटना के खेमनीचक के प्ले स्कूल ले जाया गया, जहाँ मुझे पेपर और आंसर शीट दिए गए। रात भर उत्तर रटवाए गए। 5 मई को परीक्षा में वही सवाल आए थे जो उस प्रश्न पत्र में थे। मेरे साथ प्ले स्कूल में 20 से 25 अभ्यर्थी मौजूद थे, जिन्हें वो पेपर और आंसर शीट दी गई थी। आपको बताएं कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार के 13 आरोपियों को जेल भेजा गया, जिसमें से आयुष राज नाम का भी अभ्यर्थी है। तो वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन एक सीट उन्हें अब छोड़नी पड़ी क्योंकि नियम के मुताबिक वो एक सीट से सांसद रह सकते हैं। ऐसे में आज ये साफ हो सकता है कि राहुल गांधी अपने पास रायबरेली सीट रखेंगे या फिर वायनाड। राहुल गांधी इस बार 2 सीट केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीट जीत गए, लेकिन उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। नियम के मुताबिक चुनाव के नतीजे के 14 दिन के भीतर उम्मीदवार को एक सीट चुनकर दूसरी सीट छोड़नी होती है। राहुल गांधी को 18 जून तक लोकसभा सचिवालय को जानकारी देनी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल आज आधिकारिक रूप से एक सीट चुनेंगे। पूरी संभावना है कि राहुल रायबरेली सीट रखेंगे, वायनाड छोड़ने का ऐलान करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। 12 जून को राहुल जब वायनाड गए थे तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा फैसला लूंगा जिससे वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह के लोग खुश हो जाएंगे। I have a dilemma in front of me. ഇപ്പോ എൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടമുണ്ട്. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 दिन में 4 बड़े अटैक हुए, जिसको लेकर अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक की, पूरे मामले की जानकारी ली, अपडेट लिया और आतंकवाद के खात्मे को लेकर फाइनल एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। अमित शाह ने रियासी में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पर हुए अटैक के अलावा कठुआ और डोडा में हुए आतंकी अटैक की जानकारी ली। गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के हालात और वहां के आतंकी वारदात के बाद उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर है। आतंक की बड़ी वारदातें सिमट कर महज एक छद्म युद्ध तक सीमित रह गई हैं। शाह ने कश्मीर की तर्ज पर जम्मू संभाग में भी आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरीके से नकेल कसने की पॉलिसी को लागू करने का निर्देश दिया है।
जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर हुई इस बैठक में एनएसए अजित डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ, केंद्रीय गृह सचिव समेत जम्मू कश्मीर के टॉप अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि आतंकियों ने बीते दिनों रियासी, कठुआ, डोडा के 4 इलाकों पर हमला किया, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ। हालांकि कठुआ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। एनकाउंटर में फोर्सेस ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी उछाल के बाद सियासी बवाल मच गया है। चुनाव के कुछ ही दिन के बाद महंगाई को जो झटका लगा, इसके बाद बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है और आज पूरे कर्नाटक में बीजेपी सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में पेट्रोल डीजल को लेकर संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि डीजल के दाम 3 रुपए 2 पैसे महंगे हुए हैं, जिसके बाद सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी ने बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत 99.84 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 102.84 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 85.93 रुपए से बढ़कर 88.95 रुपए हो गई है। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिन बाद हुई है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने दावा किया, इस बढ़ोतरी से आने वाले पैसों का इस्तेमाल विकास की परियोजनाओं में किया जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में एनडीए को कर्नाटक में 28 में 19 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 17 और जेडीएस की 2 सीटें शामिल हैं, जबकि कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 9 सीट हासिल की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, हालचाल जाना। उसके बाद रुद्रप्रयाग के हादसे में घायल हुए लोगों का हेल्थ अपडेट भी लिया। कल अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से बात की। आपको बताएं, 15 मई से योगी आदित्यनाथ की मां ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। एम्स के डॉक्टर लगातार योगी की मां सावित्री देवी की हेल्थ को चेक कर रहे हैं। अस्पताल में मां से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, मां। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव ऋषिकेश एम्स से 50 किलोमीटर दूर है। योगी की मां सावित्री देवी का इलाज एम्स में काफी लंबे समय से चल रहा है। मां से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दरअसल 15 जून को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहे टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हुई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। कई राज्यों में जो तापमान है लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर बढ़ते तापमान और हीट वेव्स ने लोगों को मुश्किलों में डाल रखा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि भी आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, यानी कि गर्मी का सितम अभी जारी रहेगा। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और एमपी के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। कल दिल्ली का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। कल दिल्ली का पारा 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की औसत से 5.7 डिग्री अधिक है। अब एक नजर आज के मौसम के अपडेट पर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भीषण लू के आसार हैं। झारखंड, उत्तराखंड में भी गर्मी भीषण पड़ने वाली है। हिमाचल, जम्मू संभाग, पूर्वी एमपी, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी हीट वेव की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी की मार है। लोगों को दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में अभी भी तापमान 40 डिग्री के पार ही रहने वाला है। दिल्ली की जनता इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक ओर गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत लोगों की समस्याओं को बढ़ा रही है। देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम पर एक बार फिर बवाल मच गया। अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट एलॉन मस्क के एक पोस्ट ने देश की राजनीति में ईवीएम के मुद्दे को फिर जिंदा कर दिया। ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, तो चुनाव आयोग भी अब एक्शन में आ गया है। खत्म हुए चुनाव, फिर ईवीएम पर तनाव।
मस्क के पोस्ट से घमासान, ईवीएम का फिर इम्तिहान। ईवीएम अभी जिंदा है। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? 4 जून को जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए से लेकर इंडिया तक में उत्साह था। एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने का नारा बुलंद कर रहा था, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी दबी जुबान में सरकार बनाने के संकेत दे रहा था। लेकिन इस बार चुनाव के दौरान रैलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठने वाला ईवीएम का मुद्दा गायब था। तो सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के 12 दिन के बाद फिर ईवीएम का जिन बोतल से बाहर कैसे आया? ईवीएम के विवाद की जड़ है ये पोस्ट जो अमेरिका के उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ इलन मस्क ने किया, जिसमें लिखा है, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकता है। खतरा कम फिर भी बहुत अधिक है। इलन मस्क ने 15 जून को शाम 7:28 पर ट्वीट किया और 16 जून की सुबह भारत की सियासत में ईवीएम एक बार फिर से जिंदा हो गई। इलन मस्क के पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर पोस्ट किया और ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को उसकी जांच करने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने देश की सियासत की तपिश बढ़ा दी। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, और जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है वो ईवीएम अच्छी है, और जहाँ हार जाते हैं वो ईवीएम खराब है। ऐसा कहीं होता है? चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से जुड़ा विवाद है क्या। आरोप है कि मतगणना केंद्र पर ईवीएम हैक की गई। काउंटिंग के दौरान एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल फोन सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडलिकर के पास था। दावा किया जा रहा है कि इस मोबाइल फोन से ईवीएम का ओटीपी जनरेट किया गया। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद आरोप में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडलिकर पर केस दर्ज। उनका ओटीपी जनरेट करने के लिए उपयोग होता है और उस ओटीपी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोले जाते हैं। ये सब नई बातें हैं। ये कहाँ से ओटीपी वगैरह की बात आई थी? और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर सिस्टम जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए ये जो ETPBS करके जो सिस्टम प्रणाली है, इसका भी हमने पहले कभी जिक्र नहीं सुना था। तो कई सारी समस्याएं हल होती है। पारदर्शकतेने झाली नसेल तर कायदा आहे। 20 कॅन्डिडेटचे सर्व उमेदवार म्हणजे त्यांचे प्रतिनिधी हे 20च्या 20 कॅन्डिडेट आतमध्ये आणि रवींद्र वायकर जाऊन काहीतरी वेगळं करू शकतो। हे कसं काय कळत नाही मला। हे काय चाललंय? रेडीचा डाव चाललेला आहे, त्यांना त्यांच्या जिव्हारी लागलेला आहे। जो हारा हुआ उम्मीदवार है अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। लगातार शिवसेना के चुने हुए उम्मीदवार सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार चला रहा है। सच यह है कि वो 48 वोट से हार गए।
सच यह है कि ईवीएम की काउंटिंग में 1 वोट से आगे थे। उसके बाद जब पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट उनसे जोड़े जाते हैं, उसमें वो 48 वोटों से पीछे चले जाते हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव की शिवसेना से अमोल कीर्तिकर मैदान में थे, वहीं शिंदे की शिवसेना से रविंद्र वायकर उम्मीदवार थे। लोकसभा चुनाव में अमोल कीर्तिकर को रविंद्र वायकर ने महज 48 वोट से हराया और इसी के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया, जिस पर चुनाव आयोग भी एक्शन ले रहा है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। राहुल गांधी के बाद इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के विरोध में अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, वहीं अगर मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है, तो दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर ईवीएम टेम्पर्ड नहीं होती तो इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इन्होंने ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि हम तो यहाँ से जीत ही रहे हैं, उसमें वो टेम्परिंग शायद ना करी हो और वहाँ से ये हारते चले गए। ईवीएम तमाम दुनिया से ख़त्म हो गई। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती हैं, ईवीएम हैक हो सकती हैं, ईवीएम की रीडिंग बदली जा सकती हैं। जिस मुद्दे पर अभी देश में राजनीति मौन थी, आज ईवीएम के उसी मुद्दे पर तलवारें फिर खिंच गईं। तमाम जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश हैं, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का ईजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल। तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया कि नकारात्मक राजनीति करनी ही है। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है, लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना है, चाहे प्रश्न में गंभीरता हो या ना हो, तो ईवीएम पे लगातार पूछते जाइए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, फिर सियासी विवाद क्यों? इलन मस्क के पोस्ट पर जैसे ही सियासत हाई हुई तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इलन मस्क पर पलटवार किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसका अर्थ है कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। ये विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकता है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षा और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग थलग है। कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई, इंटरनेट यानी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठीक से डिजाइन करके बनाया गया है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी इलन मस्क। और आइए बात करते हैं नीट पेपर लीक की। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गड़बड़ी की जांच के लिए गठित कमेटी ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना एक एक गुनाह कबूल किया। एबीपी न्यूज के पास आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी है, जिसमें पेपर लीक करने की पूरी प्लानिंग, एक एक सीट के सौदेबाजी का पूरा ब्यौरा है। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। पैसे का लेन देन, एक एक सीट की सौदेबाजी, धांधली की पूरी प्लानिंग। इस कॉपी में नीट की परीक्षा में धांधली का एक एक सबूत है।
बिहार पुलिस की एफआईआर में सनसनीखेज इकबालिया बयानों से इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक के सबूत सामने आए हैं। इस कॉपी में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। हर सीट की सौदेबाजी का हिसाब है, उन जगहों की जानकारी है जहां धांधली की पूरी ट्रेनिंग दी गई। नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस की एफआईआर कुछ और ही बयां कर रही है। कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने है, जिसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है और कई नटवर लालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पेपर पहुंच गया था। बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था, वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। नीट पेपर धांधली की एक एक कड़ी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान सुन लीजिए। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 जगहों पर गड़बड़ी की बात कही है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। लेकिन छात्रों के आरोप और बिहार पुलिस के सामने दर्ज कबूलनामे से ये धांधली बहुत बड़ी नजर आ रही है। यही वजह है कि नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है, तो वैसे पे भी काम होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उस पे सही से जांच होनी चाहिए और फिर बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। गैप बहुत ज्यादा है धांधली के कारण। जी, इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक। और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा है? जी नहीं, एमबीबीएस छोड़िए, बीडीएस का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है इस बार। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्क्स तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन रैंक अच्छा आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। पेपर लीक के कारण आपको लगता है? पेपर लीक के कारण रैंक भी बहुत पीछे चला, क्योंकि जिस बच्चा को नहीं भी आता था वो कर लिया, और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। आरोपियों के कबूलनामे के बाद एग्जाम रद्द करने की मांग और तेज हो चुकी है। परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों के परिजन सवाल उठा रहे हैं। जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ, उन्हें सही गाइडेंस, सही रास्ता उनको डेफिनेटली ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है एक बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है। लाखों छात्र इस एग्ज़ाम के माध्यम से डॉक्टर बन करके देश और समाज की सेवा करते हैं। तो और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों से चुनाव जीते, लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी किस सीट से सांसद रहेंगे। सवाल यह है कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, और यह माना जा रहा है कि राहुल आज सीट से सस्पेंस खत्म कर सकते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। राहुल गांधी कहां से सांसद रहेंगे, वायनाड या रायबरेली, किसे चुनेंगे? सियासी गलियारों में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है।
सूत्रों के मुताबिक राहुल आज आधिकारिक रूप से सीट चुन लेंगे। पूरी संभावना है कि राहुल रायबरेली सीट रखेंगे और वायनाड छोड़ने का ऐलान करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। 12 जून को राहुल जब वायनाड गए थे तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा फैसला लूंगा जिससे वायनाड और रायबरेली दोनों खुश हो जाएंगे। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. वैसे तो केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों ही सीट अहम है, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी की जीत के बाद रायबरेली सीट और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि केंद्र के सिंहासन के लिए उत्तर प्रदेश को सत्ता की कुंजी माना जाता है, जिसकी साफ झलक इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 80 सीटों वाले प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए महज 36 पर ही सिमट गया। यूपी की रायबरेली सीट पर अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने बम्पर जीत हासिल की। रायबरेली सीट में राहुल गांधी को 6,87,649 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,619 वोट मिले। राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ऐसे में राहुल गांधी के पास रायबरेली को ही पहली पसंद बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। 1992 से 1960 तक फिरोज गांधी सांसद रहे। उसके बाद 1966 से 1980 तक इंदिरा गांधी 3 बार यहां जीती। 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रही और अब 2024 में राहुल गांधी ने जीत हासिल की। रायबरेली में जीत के बाद ही कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में पांव जमाने का बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 सीटें अपने दम पर जीती हैं। इसके साथ ही दूसरी परंपरागत सीट अमेठी भी कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा करके वापस ली है। एक तरफ विरासत है तो दूसरी तरफ कर्मभूमि, क्योंकि दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित हुई है। जब राहुल अमेठी से हारे थे तो 2019 में राहुल वायनाड सीट से चुने गए, जीत करके लोकसभा पहुंचे। साथ ही वायनाड वो सीट है जिससे राहुल और कांग्रेस दोनों को ही दक्षिण के किले को मजबूत करने का मौका मिला। वायनाड से इस बार राहुल गांधी और सीपीआई की एनी राजा के बीच मुकाबला था। राहुल गांधी को 6,47,445 वोट पड़े, वहीं सीपीआई की एनी राजा को 2,83,023 वोट मिले। राहुल ने 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की। लिहाजा अब राहुल के रुख पर सबकी नजर है, लेकिन रायबरेली को चुनना राहुल गांधी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति में कांग्रेस की ताकत को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सियासी जमीन को और मजबूत करने की जरूरत है। 2019 में यूपी में जहां कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी, इस बार के चुनाव में कांग्रेस का ये आंकड़ा 6 सीट पर पहुंचा। ऐसे में यूपी के सियासी अखाड़े में खुद को और मजबूत करने के लिए राहुल का रायबरेली को चुनना सही रहेगा। दिल्ली में जल के लिए संग्राम जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कौन करेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि जिस दिल्ली जल बोर्ड पर पानी की जिम्मा है वो दिल्ली वालों के पर्याप्त पानी पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। कई इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाफी है। बड़ी खबर आपको बताएं कि दिल्ली में आज भी पानी की किल्लत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। बीजेपी आज फिर जल संकट को लेकर प्रदर्शन करेगी। 52 जगहों पर विरोध जताया जाएगा। बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर हल्ला बोल करने वाली है और रविवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। ऐसे में दिल्ली में जल पर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है और दिल्ली के चिल्ला गांव में अभी तक पानी का टैंकर नहीं पहुंचा है। ऐसे में लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहां विधायक आम आदमी पार्टी का है और सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा। चिल्ला गांव से हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंक्तियां है कि कमी तो होनी है इस पानी के शहर में, क्योंकि ना किसी के आंख में पानी बचा है, ना किसी के जज्बात में। सब कुछ खाली खाली सा है। ये घड़ा खाली है पानी के बगैर, लोगों के बर्तन खाली हैं क्योंकि अभी तक पानी नहीं आया है। चीला गांव में मौजूद हूं। 8 बजे का वक्त हो रहा है, सुबह 6 बजे तक पानी आ जाता था। आज जबकि त्योहार भी है,
ईद अल अधा, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं आया है। लोग ऐसे ही परेशान हैं और उनकी परेशानी ये है कि कभी कभी जो पहले पानी समय से आ भी जाया करता था वो अब नहीं आ रहा है। एक आदमी आया, वो कह रहा है कि तब हम इस घड़े का क्या करें। वो इसलिए ये नाराजगी है इस बात की क्योंकि जो नेता विधायक हैं वो एक दूसरे पर ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं और बयानों के बाढ़ चला रहे हैं। हासिल कुछ नहीं हो रहा है। इलाके में जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, इलाके में जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता को पानी मिलना चाहिए, आम लोगों को पानी मिलना चाहिए, इन डब्बों में पानी भर जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन बयान मिल रहे हैं, सिर्फ लोग उन बयानों का क्या करें। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि पानी कब से नहीं आ रहा है, कितनी दिक्कत है। पानी नहीं आता है? नहीं आता है सर। कितनी दिक्कत है? पानी बहुत ज़्यादा समस्या दिखा रही है यहाँ पे। सुबह लाइन में लगा 4 बजे से। टीवी पर देख लेना, दिक्कत है पानी की? नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये कितने साल से लाइन में लग जाते हो? हम 6-7 साल से लाइन में लगते हैं। 7 साल से लाइन में लग जाते हो? अभी मतलब जब से तुमने देखा है ये, तुम भी आते हो पानी लेने के लिए? स्कूल नहीं गए? छुट्टी पड़ी है। छुट्टी पड़ी है। अगर मान लो स्कूल होता तब भी ये लाइन में ही होते तुम? नहीं, चले जाते, घर के कोई दूसरा आदमी आता पानी लेने के लिए। आप भी आते हैं पानी लेने? इलाके में मंत्री जी नहीं आए देखने के लिए? जी कोई नहीं आते हैं। दोहरी मार से तो लोग परेशान है ना। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऊपर से पानी ना मिले। आज समस्या तो है, और त्यौहार का टाइम है, ईद का टाइम है, हमें पानी नहीं है, त्यौहार नहीं मना पा रहे लोग बाग, है ना? हाँ जी, तो ये दिक्कत है। आपके यहाँ भी क्या करने, पानी के लिए आए हैं? हाँ, पानी के लिए। मंत्री जी नहीं आए? नहीं आए मंत्री जी? उसने आए थे, वोट लेने के लिए आए थे मंत्री जी? वोट लेने के लिए आए थे आपके सांसद जी, अरे विधायक जी, लेने के लिए तो नेताजी हाथ जोड़ के आते हैं, हाथ जोड़े हुए आते हैं। तो अब ये क्या है कि लोगों की नाराजगी है। टैंकर अभी तक नहीं आया है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये गुस्सा नेताओं पर फूट रहा है। दिल्ली जल बोर्ड पर तो उनका गुस्सा है ही, लेकिन उनका कहना है कि जब वोट लेना होता है तो हमेशा आ जाते हैं, लेकिन जब जनता का काम करना है, हम तक पानी पहुंचाना है, हमारी समस्याएं जाननी है, तब वो अभी भी हमारे आसपास भी नहीं दिख रहे हैं। प्रदर्शन सिर्फ जहां तहां हो रहे हैं। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज के लिए चिला गांव से, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सुनील हैं। किन किन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं ये आपने सुना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज जम्मू सीडीएस अनिल चौहान जाने वाले हैं। सुरक्षा के हालात पर बैठक करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। जम्मू के नगरोटा में 16 कोर हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। आपको बताएं, हाल फिलहाल अमित शाह भी वहां पर गए थे, समीक्षा बैठक की थी, पूरे मामले को लेकर जानकारी ली। तो 16 कोर हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सुरक्षा के हालात पर बैठक करेंगे, जानकारियां साझा करेंगे। आपको बताएं, हाल ही में 4 दिन में 4 बड़े अटैक जम्मू कश्मीर में हुए।